आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लेकर उपस्थित हूँ विचार गोष्ठी प्रविधि की उपयोगिता। देखिए, इससे पहले की क्लासेस में हमने विचार गोष्ठी प्रविधि के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। विचार गोष्ठी क्या होती है? सेमिनार जिसे हम बोलते हैं। सेमिनार के हमने स्वरूप पढ़ लिया था, इसके प्रकार हमने पढ़ लिए थे, इसके उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे। विचार गोष्ठी सीखने के अनुभवों को स्थिरता प्रदान करती है। कौन? विचार गोष्ठी प्रविधि। विचार गोष्ठी प्रविधि बालक के उच्च स्तर पर बालक के चिंतन स्तर को डेवलप करती है। इसके दो उद्देश्य शिक्षा शास्त्रियों ने बताए थे, मैंने आपको बताया, ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में विचार गोष्ठी प्रविधि के माध्यम से बालक की संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, आलोचना और प्रकरण का स्पष्टीकरण, मौखिक अभिव्यक्ति इत्यादि गुणों को, इत्यादि योग्यताओं को विकसित किया जाता है। और भावात्मक उद्देश्यों में उसमें संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति सहयोग की भावना, मौखिक अभिव्यक्ति, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना और भावात्मक स्थिरता हम टोटल मिला के कह सकते हैं कि भावात्मक उद्देश्यों के माध्यम से व्यक्ति में, बालक में भावात्मक स्थिरता प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से विचार गोष्ठी प्रविधि के माध्यम से। इसके प्रकार मैंने आपको बताए थे कि विचार गोष्ठी में 4 व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहली अनुदेशक की, दूसरी अध्यक्ष की जिसे हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, तीसरी स्पीकर की जो बोलता है, जो उस विचार गोष्ठी को आगे बढ़ाता है, उसे सजीवता प्रदान करता है, और फोर्थ होती है पार्टिसिपेंट जिसे हम भागीदार कह सकते हैं, कि श्रोतागण भी उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। अब चारों के अलग अलग कार्य, अलग अलग महत्व मैंने आपको कल विस्तार से समझा दिए थे। अब बात आती है इसके विचार गोष्ठी के प्रकार आपको बता दिए थे। लघु विचार गोष्ठी, मुख्य विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, इस प्रकार के प्रकार मैंने आपको बताए थे। और विचार गोष्ठी में जो भूमिकाएं निभाते हैं उन लोगों के विषय में अध्ययन करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे विचार गोष्ठी की उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? देखिए, हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। विचार गोष्ठी प्रविधि भी अपने आप में अपना महत्व रखती है और उपयोगिता की दृष्टि से ही इसे काम में लिया जाता है। यह एक अन्वेषण परिस्थिति है। विचार गोष्ठी अन्वेषण परिस्थितियाँ। कौन सी परिस्थितियाँ? अनुदेशन। अनुदेशन परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली एक उपयोगी विधि है विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी की उपयोगिता को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसके माध्यम से शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक उद्देश्यों की जाती है। शिक्षा के ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? विचार गोष्ठी प्रविधि के माध्यम से। ज्ञानात्मक उद्देश्य मैंने आपके सामने स्पष्ट किए थे। विद्यार्थी में विश्लेषण की क्षमता, आलोचनात्मक योग्यता को विकसित किया जाता है। उसमें संश्लेषण की क्षमता और मूल्यांकन करने की क्षमता को विकसित किया जाता है। उसमें प्रकरण को स्पष्टीकरण करने की क्षमता को विकसित किया जाता है। इस प्रकार के ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों के विषय में मैंने आपको बता दिया था कि इनके विषय में, इन उद्देश्यों की प्राप्ति में यह विधि कार्य करती है। भावात्मक उद्देश्यों में विचारों की स्वच्छंदता, दूसरों का सहयोग करना, संवेदनशीलता को सुदृढ़ करना। दूसरा उपयोग है इसका, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है।
प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। किसके माध्यम से? विचार गोष्ठी प्रविधि के माध्यम से बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास जैसे कि एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे का सम्मान करना, इस प्रकार समानता का दृष्टिकोण विकसित होता है। सभी को साथ लेकर चलने की भावना इसके द्वारा विकसित होती है। प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। इस प्रस्तुतिकरण में, यानी मैंने ये भी बताया था आपको कि कई व्यक्तियों में बोलने की कैपेसिटी होती है, लिखने की नहीं होती। कुछ में ऐसा होता है कि लिखने की कैपेसिटी होती है, लिख वो अच्छे से सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें संकोच होता है बोलने में, वह उचित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते। तो विचार गोष्ठी भिन्न भिन्न जब सेमिनारों में वह पार्टिसिपेट करता है, भिन्न भिन्न सेमिनारों में जब वह भाग लेता है, तो उसकी प्रस्तुतिकरण अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराने की जो क्षमता है वह इसमें विकसित होती है। वह उचित तर्क दे सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, अपनी बात को मजबूती के साथ पेश कर सकता है, उचित तर्क के साथ वह पेश कर सकता है। अगला है, सेमिनार के उपयोग से उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। सेमिनार विचार गोष्ठी प्रविधि के माध्यम से अधिगम आदत ग्रहण करने की क्षमताओं का विकास होता है। एक बात होती है कि हम जब कोई बोल रहा होता है तो हम ध्यान नहीं दे पाते, और जब हम ध्यान नहीं दे पाते तो हम अधिगम नहीं कर पाते। लेकिन सेमिनार में जब वक्ता की आवाज़ सॉलिड होती है, सॉलिड का मतलब है उसकी आवाज़ स्पष्ट होती है, जोशपूर्ण होती है, बिल्कुल तथ्य के सटीक रूप से तथ्य को प्रस्तुत करने वाली होती है, तो तब हम वहाँ पर ज़्यादा अधिगम कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हम सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, सेमिनार को आयोजित करते हैं, हमारी अधिगम आदतें भी क्या होती जाती हैं, डेवलप होती जाती हैं। हम ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, भिन्न विचारों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। शिक्षार्थी के अधिगम में तन्मयता होने लगती है। शिक्षार्थी की अधिगम में तन्मयता होने लगती है, तन्मयता आ जाती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उसमें विकसित होती है। अगला है, सेमिनार प्रविधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है। शिक्षार्थी केंद्रित होती है, इसमें शिक्षार्थी मेन होता है, केंद्र बिंदु के रूप में यहाँ पर शिक्षार्थी होता है, छात्र होता है। यह अध्यापक केंद्रित नहीं होती है, अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, निर्देशक का कार्य करता है। यहाँ पर यह शिक्षार्थी केंद्रित होती है। स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है।
स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। देखिए हम जब विद्यालय में जब टीचिंग कराई जाती है तो ये डिपेंडेंट टीचिंग होती है, यानी कि जो शिक्षक कह देता है वही छात्र को ग्रहण करना होता है, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट टीचिंग। जो छात्र को एक बाउंड करती है कि आपको जो पढ़ाया गया है वह आपको याद करना है, एक्स्ट्रा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेमिनार में सभी को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अपनी ही गति से यहाँ पर छात्र अधिगम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए मोटिवेट होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विचारों से अवगत होना चाहिए, जिससे हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बिंदु पर अपने विचार व्यक्त कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना स्पष्टीकरण दे सकें। तो स्वतंत्र अध्ययन की इंडिपेंडेंट स्टडी को यह प्रोत्साहित करती है। वाद विवाद में भाग लेने, बोलने के कौशल का विकास होता है। वाद विवाद में भाग लेने और आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से हम उस बिंदु की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं, उसकी विपक्ष को भी हम ग्रहण कर सकते हैं और पक्ष को भी। उसके मतलब स्पष्ट हो जाता है वह तथ्य हमारे सामने कि क्या सही है और वास्तव में क्या गलत है, उसके विषय में हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। ऐसे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। अगला है, शिक्षार्थी में सामाजिक और भावात्मक गुणों का भी विकास होता है। शिक्षार्थी में सामाजिक और भावात्मक शिक्षार्थी में सामाजिक और भावात्मक गुणों का विकास हो। सामाजिक गुणों का सबके साथ रहकर काम करने की योग्यता डेवलप होती है, सबके विचारों से सहमत होने की, सबका सहयोग करने की योग्यता डेवलप होती है और भावात्मक गुणों का भी विकास होता है, सहनशीलता, सहयोग, इस प्रकार के भावात्मक गुणों का भी विकास होता है। प्रकरण संबंधी निरीक्षण अनुभवों को प्रस्तुत करने का भी अवसर मिलता है। प्रकरण संबंधी अनुभवों को प्रस्तुत करना, यानी कि जो हम सोचते हैं उसे कहने का हमें कई बार मंच नहीं मिल पाता कहने, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख सकें और सामने वाला सुन सके, ऐसा हमें अवसर नहीं मिल पाता। तो विचार गोष्ठी प्रविधि में सेमिनार के माध्यम से हम प्रकरण से रिलेटेड जो भी विचार रखते हैं वह हम आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं और उनके विषय में उचित तर्क भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इसकी उपयोग थे विचार गोष्ठी प्रविधि के, जिसमें मैंने आपको बताया कि शिक्षा के ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति इसके द्वारा की जाती है। यह इसके द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, सबको साथ लेकर सबके लिए काम करने की भावना का विकास होता है, प्रस्तुतिकरण और तर्क करने की भावना का विकास होता है, उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है, शिक्षार्थी के अधिगम में तन्मयता उत्पन्न होती है, लगन उत्पन्न होती है, जिज्ञासा जागृत होती है, अधिक जानने की कोशिश वह करता है। यह शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यह विधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है, इस पर शिक्षार्थी पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होती। स्वतंत्र अध्ययन को यह प्रोत्साहित करती है, विद्यार्थी खुद ही मेहनत करता है बोलने के लिए। वाद विवाद में भाग लेने, बोलने के कौशल का भी विकास होता है। सेमिनार में शिक्षार्थी अपनी गति से आगे बढ़ता है, आलोचनात्मक चिंतन का भी उसमें विकास होता है, शिक्षार्थी में सामाजिक और भावात्मक गुणों का भी विकास होता है। तो ये थे इसके उपयोग जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि वास्तव में विचार गोष्ठी प्रविधि क्यों उपयोगी है, यह छात्रों के अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इस प्रकार विचार गोष्ठी प्रविधि, देखिए हमें कई बार हम पढ़ तो जाते हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए तो बहुत बुक्स उपलब्ध हैं जिनका हम अध्ययन कर लेते हैं, हमारे पास समय भी रहता है, लेकिन हम जो विचार
रखते हैं अपने मन में, जो विचार हमारे मन में आते हैं, उनको प्रस्तुत करने का हमें उचित मंच नहीं मिल पाता। एक बात कहें कि मूर्खों के सामने बोलने से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें अपने विचार वहाँ प्रस्तुत करने चाहिए जहाँ सुनने वाले विद्वान हो, श्रोतागण हो, उचित श्रोतागण हो, अनर्गल टिप्पणी नहीं करें। ऐसे श्रोतागण हमें कम मिलते हैं। तो सेमिनार के माध्यम से हम इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं चिंतन स्तर वाली, कि जहाँ पर हमारे विचारों को एक्सेप्ट भी किया जाए, सुना भी जाए और हमें नए विचारों से अवगत भी कराया जाए। तो इस प्रकार से इसकी विचार गोष्ठी प्रविधि की उपयोगिताएं हैं। अब देखिए, जहाँ उपयोगिताएं होती हैं, कुछ चीज़ के फायदे होते हैं तो कुछ की लिमिटेशंस भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं विचार गोष्ठी प्रविधि की सीमाएं। विचार गोष्ठी प्रविधि की सीमाएं। देखिए, सेमिनार प्रविधि की सीमाएं निम्न हैं। किसी विषय के सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार का आयोजन नहीं किया जा सकता। मेन पॉइंट यही है इसकी, किसी विषय के सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार आयोजित नहीं किया जा सकता। किसी विषय के सभी प्रकरण, देखिए सेमिनार विधि से हर सब्जेक्ट के हर बिंदु का अध्ययन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इसमें समय भी अधिक लगता है और दूसरा इसमें व्यवस्था भी बहुत करनी पड़ती है, इतना समय भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ प्रकरणों का स्वरूप सुनिश्चित होता है, विश्वसनीयता, वैधता, उन्हीं प्रकरणों का चयन किया जाता है जिन पर वाद विवाद किया जा सके। इस विचार गोष्ठी के माध्यम से उन्हीं प्रकरणों को पढ़ाया जा सकता है जिन पर कॉन्फ्रेंस की जा सके, वाद विवाद किया जा सके, बहस की जा सके, तर्क प्रस्तुत किए जाए। लेकिन जो ऐसे विषय हैं जिनमें विश्वसनीयता और वैधता जरूरी होती है, उनमें इस प्रकार की प्रविधि को आयोजित नहीं किया जा सकता। और इस प्रविधि को सभी शिक्षा के स्तरों पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस प्रविधि को शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रयुक्त नहीं कर सकते। सभी स्तरों पर प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि जो इसके लिए आवश्यक होती है बालक की बोलने की कैपेसिटी, बालक में भाषा का पूरा ज्ञान होना, चिंतन करने की कैपेसिटी, अपनी बात को रखने की कैपेसिटी, ये सारी योग्यताओं का होना जरूरी है, जो कि केवल उच्च स्तर पर ही बालक में आती हैं, मैच्योरिटी लेवल पर ही बालक में आती हैं। सेमिनार के लिए सामाजिक भावात्मक परिपक्वता होनी चाहिए। निम्न स्तर पर इसका प्रयोग संभव नहीं है। अपूर्ण प्रकरण पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। प्रकरण भी ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में कोई तथ्य निकाल के देता हो, सार निकाल के देता हो। सेमिनार के वाद विवाद काल में ऐसा देखा गया है कि कुछ व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, सेमिनार के दौरान प्राय कुछ वक्ताओं द्वारा आधिपत्य जमा लिया जाता है। आधिपत्य जमा लिया
जाता है। यानी कुछ व्यक्ति बोलते ही बोलते, उनकी बोलने की कैपेसिटी सुदृढ़ है, स्पष्टीकरण है, उनको अपनी बात को कहना आता है, तो वह व्यक्ति तो बोलते जाते हैं, इतने में सेमिनार का समय खत्म हो जाता है और कुछ व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं बोल पाते। तो पूरे व्यक्ति सेमिनार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इससे इसका जो उद्देश्य है इससे सेमिनार का जो उद्देश्य है वह सफल नहीं हो पाता। सेमिनार के वाद विवाद काल में समूह बनने की संभावना रहती है। विरोधी विचारों के व्यक्ति एक समूह में और सेमिनार का जो समय होता है, वाद विवाद काल जो होता है, उसमें क्या होते हैं, दो गुट बन जाते हैं, दो समूह बन जाते हैं। एक तो उस प्रकरण के पक्ष में बोलने वाला और एक उस प्रकरण के विपक्ष में बोलने वाला। तो इस प्रकार जब वो दो गुटों में विभाजित हो जाता है तो उनमें प्रतियोगिता सी होने लगती है और अनर्गल झगड़ा सा होने लगता है, समूह में बढ़ जाते हैं। इसका परिणाम भागीदारों से विजय पराजय के रूप में ले जाता है, यानी कंपटीशन का रूप ले लेता है सेमिनार। जबकि सेमिनार में कंपटीशन नहीं होता है, इसमें केवल अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। जिसके मन में उस प्रकरण से संबंधित जो भी विचार आते हैं उन्हें बोलना होता है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि विद्वानों के दो गुट बन जाते हैं, जो कि एक पक्ष में बोलता है और एक विपक्ष में। और जब जो भी पक्ष, जिसका भी बहुमत होता है, वह जय और पराजय के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो करते हैं, और वहाँ से मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ये थी सेमिनार की विचार गोष्ठी प्रविधि की सीमाएं। उपयोग के विषय में हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब ये बिंदु यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।